नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं महिला खतना की। जी हाँ, महिला खतना के बारे में आज हम लोग सारी बातों को समझेंगे और उसको जानने का प्रयास करेंगे कि क्या होता है, ये प्रक्रिया कब शुरू होती है, ये कितना लीगल है, तमाम एजेंसियों की रिपोर्टिंग इस पर क्या है। इन सारी बातों पर आज हमारा इस पूरे के पूरे वीडियो में फोकस रहेगा। तो दिल थाम करके बैठें और इस वीडियो को अंत तक देखें अगर आपको महिला खतना की स्थिति को समझना है तो। दोस्तों, सबसे पहले तो ये बात कि महिला खतना का जो विषय है ये पूर्णतः विशुद्ध एक धार्मिक विषय है। धार्मिक होने के साथ साथ सामाजिक भी विषय है, इसलिए संवेदनशील विषय का वीडियो है और हम लोग उनके दायरे में रह करके ही इस वीडियो पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहले आपको संदर्भ में बता दूं, जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड इमेज पर देख रहे हैं कि क्या है महिला खतना, गाम्बिया में इसे वैध क्यों किया जा रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग गाम्बिया के बारे में समझ लें, गाम्बिया की स्थिति क्या है। आप गाम्बिया को अगर देखेंगे तो गाम्बिया आपको मिलेगा अफ्रीकी नेशन में। गाम्बिया अफ्रीकी देश है जहां पर वर्ष 2015 में, ध्यान रखिएगा, जहां पर वर्ष 2015 में महिला खतना को अवैध घोषित कर दिया गया था और इसके लिए जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। यानी ये इलीगल प्रैक्टिस के तौर पर क्या किया गया है, गाम्बिया में घोषित किया गया है। लेकिन वर्ष 2024 में गाम्बिया की संसद में महिला खतना को फिर से चालू करने के लिए, उसको लीगलाइज करने के लिए एक बिल लाया गया था जो यहाँ की पार्लियामेंट ने पास नहीं किया, यानी अप्रूव्ड उसे नहीं किया है, यानी उसे अनुमोदन नहीं मिला। यानी गाम्बिया में अभी भी जो है उसे अवैध ही रखा गया है। और फिर भी तमाम सारे संगठनों का मानना है, जो चरमपंथी समुदाय हैं, जो रूढ़िवादी समुदाय हैं, उनका मानना है कि गाम्बिया जैसे देश में महिला खतना को वैध किया जाना चाहिए। आपको दोस्तों बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की और जो यूनिसेफ की जो रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जो है, इसके अनुसार से करीबन 70% मुस्लिम देशों में महिला खतना की स्थिति है। तो सबसे पहले हम लोग जान लें महिला खतना के बारे में कि आखिर ये क्या होता है और किस तरह से ये प्रक्रिया होती है। संदर्भ तो हमने डिस्कस कर दिया कि अभी ये संदर्भ क्यों बना हुआ है। तो हम लोग जब महिला खतना की स्थिति की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि महिला खतना बेसिकली जो है रूढ़िवादियों की एक बेहद दर्दनाक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में होता क्या है कि महिलाओं के जननांगों को विकृत किया जाता है। जी हाँ, इस प्रक्रिया में महिलाओं के जननांगों को विकृत कर दिया जाता है और इसमें उनके बाहरी गुप्तांग को किसी धारदार चीज से काट करके अलग कर दिया जाता है। मतलब महिलाओं के जो जननांग हैं उनको विकृत करने की प्रक्रिया महिला खतना कहलाती है। अभी हम सारे प्रोसेस को डील करेंगे, इसलिए वीडियो को आप एंड तक अच्छे से देखें, समझने की कोशिश करें और अपना कमेंट में आप खुद ही राय दे सकते हैं कि ये लीगल है या एथिकल प्रैक्टिस है या नहीं, नैतिक तौर पर कितना सही है, सामाजिक तौर पर कितना सही है। धर्म के आधार पर इसकी बात होती है, लेकिन अगर हम सामाजिक स्तर पर बात करें तो समाज के दृष्टिकोण से कितना सही कितना गलत, इसका आकलन आप वीडियो को देखने के बाद साफ तौर पर कर सकते हैं, जब मैं इसके परिणामों की भी चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, महिला खतना के अन्य नाम, इसे सुन्नत भी कहा जाता है और खप्ज भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसे शॉर्ट में FGM कहते हैं और इसका जो लॉन्ग फॉर्मेट है उसमें कहा जाता है फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। तो फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन भी इसे कहा जाता है इंग्लिश में। तो हम लोग इसी FGM यानी महिला खतना के बारे में प्रॉपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। अगले स्लाइड में और चीजें आपको समझ में आएंगी। तो महिला खतना से पहले थोड़ा सा हम लोग एक बता देते हैं पुरुष खतना की स्थिति, कि आखिर पुरुषों का खतना होता क्या है। तो ध्यान रखिएगा, खतना या सुन्नत जो है दो धर्मों का मूल रूप से यह विषय है, एक यहूदी और दूसरा मुसलमान। यहूदी और मुस्लिम धर्म के विषय को लेकर के हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। ये उनमें एक धार्मिक संस्कार माना जाता है। ध्यान रखिएगा, यहूदियों और मुस्लिमों में जो पुरुषों का खतना होता है इसे धार्मिक संस्कार माना जाता है। इसमें लड़का पैदा होने के कुछ समय बाद उनके शिश्न यानी कि जो उनका लिंग होता है, उनका जो जनन अंग होता है, उसके आगे की जो चमड़ी होती है निकाल दी जाती है। यहां पर आप देख सकते हैं 3 प्रोसेस में इस चमड़ी का जो यहां पर कटिंग कर दिया जाता है और इस चमड़ी को निकालने के बाद का जो प्रोसेस होता है वो इस तरह से वहां पर जो पुरुष जननांग होता है इस तरह से उसका जो प्रतिबिंब दिखता है। तो ये आप जान सकते हैं पुरुषों का खतना। हालांकि पुरुषों के खतने के साइड इफेक्ट्स तो है बहुत, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम हैं अगर हम लोग कंपेयर करें महिलाओं की तुलना में। तो इसी पर हम लोग आगे महिला खतना के बारे में भी बात करते हैं। चूंकि वीडियो में खतना के बारे में आया तो पुरुष खतना की स्थिति को भी हमने स्पष्ट कर दिया। अब अगर हम लोग बात करें
कि भारत में महिला खतना की स्थिति क्या है। वैश्विक स्तर पर तो हमने बता दिया कि 70% मुस्लिम देशों में खतना की स्थिति है। अगर हम भारत में बात करें तो भारत में भी महिला खतना की स्थिति रहती है। भारत में महिला खतना की स्थिति विशेषतः दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय में देखने को मिलती है। आपको अमूमन ये बता दूं कि दाऊदी जो मुस्लिम बोहरा समुदाय की महिलाएं हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी इसको लेकर के गुहार की है कि इसे बैन किया जाए। ये सबसे बड़ी बात है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर के कई सारे मामले चले हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने डिसीजन में इसे गलत एक अवैधानिक प्रथा के तौर पर घोषित किया हुआ है। तो हम लोग इसी सारे चीजों पर बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं दाऊदी बोहरा समुदाय आखिर कौन है और कहां रहते हैं। दाऊदी बोहरा समुदाय इस्लाम की शिया इस्माइली शाखा के भीतर एक धार्मिक संप्रदाय है, यह ध्यान रखिएगा। भारत में अगर हम लोग बात करें तो भारत में ये पूरे के पूरे मुस्लिम समुदाय की जो 10% आबादी है वो इनकी मानी जाती है और ये मुख्य रूप से गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में रहते हैं। तो भारत में महिला खतना दाऊदी मुस्लिम बोहरा समुदाय की महिलाओं में देखने को मिलता है। पुरुषों में तो आमतौर पर है, पुरुषों में अगर बात करें तो मुस्लिम पुरुषों में और यहूदियों में ये उनका तो धार्मिक संस्कार ही माना जाता है। लेकिन अगर हम महिलाओं की बात करें तो भारत के भीतर जो दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय की महिलाएं हैं उनमें महिलाओं का खतना की जो प्रक्रिया होती है वो की जाती है। अब अगर हम लोग बात करें एफजीएम के बारे में, संयुक्त राष्ट्र संघ का नजरिया क्या है या फिर यूएन का अप्रोच क्या है एफजीएम को लेकर के, तो आपको बता दूं संयुक्त राष्ट्र ने इसे एक कुप्रथा माना है कि ये क्या है, तो एक कुप्रथा के भीतर है और इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया है। मानवाधिकारों का उल्लंघन कहा गया है क्या कि ये ह्यूमन राइट का एक वायलेशन है और जो मानव को जो जन्म के साथ उसे अधिकार मिलते हैं उसकी पूरी तरह से क्या है, ये उल्लंघन है। इसे रोकने और इस बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 6 फरवरी को, यह डेट आपको अच्छे से याद रखना है, 6 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर एफजीएम मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 6 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर एफजीएम घोषित किया हुआ है ताकि एफजीएम को लेकर के वॉइस क्या की जाए, जनरेट की जा सके, लोगों को अवेयर किया जा सके कि यह गलत प्रक्रिया है और जो इसे कर रहे हैं उनको सजा दिलाने का भी प्रावधान किया जाए। वर्ष 2024 के लिए एफजीएम का जो थीम है वो थीम रखा गया है हर वॉइस। ध्यान रखिएगा, वर्ष 2024 का जो एफजीएम का जो थीम रखा गया है 6 फरवरी के डेट का कि एफजीएम को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे बैन करने के लिए इसका क्या रखा गया है, थीम हर वॉइस, यानी इसका विषय इस बार की है, इसकी विषय वस्तु जो है हर वॉइस है। अगर हम लोग आगे बात करें एफजीएम को लेकर के विश्व स्वास्थ्य संगठन का नजरिया क्या है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन इसे एक नॉन मेडिकल प्रैक्टिस एक्टिविटी बताता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि एक नॉन मेडिकल प्रैक्टिस एक्टिविटी है क्योंकि ये पूरी की पूरी मेडिकल प्रैक्टिस के भीतर नहीं की जाती है, ये आमतौर पर कहीं पर भी संपादित कर दी जाती है। अगर अगले हम लोग बात करें कि एफजीएम को लेकर के भारत में सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख है, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का क्या नजरिया है, तो सर्वोच्च न्यायालय इसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताता है और इसे गैर कानूनी गतिविधि के रूप में घोषित कर चुका है। तो ये टर्म आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। कुछ लोग तो इसे पॉस्को एक्ट का भी उल्लंघन मानते हैं कि उनके जो गुप्तांग से जो छेड़छाड़ की जाती है ये पॉस्को एक्ट के उल्लंघन के भीतर आता है। तो ये भारत की स्थिति के बारे में मैंने आपको बता दिया, विभिन्न संगठनों का जो नजरिया है। अगर महिला खतना के आंकड़ों की हम बात करते हैं तो यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार, ध्यान रखिएगा, यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार कहा जाता है कि दुनिया भर में 2 करोड़ से ज्यादा लड़कियां ऐसी हैं जिन्हें इस सामाजिक कुरीति का तंज झेलना पड़ता है। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना होगा। 2 करोड़ अमूमन ऐसी लड़कियां हैं जिनको प्रत्येक वर्ष जो है इस तरह के खतना की स्थिति का तंज झेलना पड़ता है। ये काफी बड़ी विशेष बात है। यूनिसेफ की अपनी एक जो रिपोर्ट है, ऑफिशियल रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में इस बात को बताया गया है। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि आखिर खतना किया कब जाता है, खतने की आखिर उम्र क्या है, किस उम्र को खतना के हिसाब से प्रभावी माना जाता है और इसका आखिर करने का पर्पस क्या होता है, तो महिलाओं का जो खतना होता है विशेषतः अगर कुछ देशों को छोड़ दिया जाए तो अमूमन मैं उन देशों का भी एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, तो इनका खतना जो होता है ये बचपन में ही किया जाता है। इसकी अवस्था 2-3 साल से लेकर के 15 साल की उम्र तक ये कर दिया जाता है। 2-3 साल से लेकर के 15 साल की उम्र तक कर दिया जाता है। लेकिन आपको बता दूं विश्व में
सिएरा लियोन एक ऐसा देश है जहां 49 वर्ष तक की महिलाओं का खतना किया जाता है। सिएरा लियोन, ध्यान रखिएगा, यह भी एक अफ्रीकन देश है। साथ ही साथ गाम्बिया में भी 49 वर्ष तक की महिलाओं का खतना की रिपोर्ट कई बार सामने आती है, जिसकी हम लोगों ने अभी हेडिंग बनाया है जिस गाम्बिया को, उस गाम्बिया में भी। तो अमूमन जो है 2-3 साल से लेकर के 15 वर्ष एक इसका अपना निर्धारित समय है कि उस समय के भीतर खतना कर दिया जाना चाहिए। उसका प्रॉपर रीजन है, उस रीजन के बारे में भी हम लोग प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। लेकिन 2 देश का नाम आप याद रखिएगा अभी वैश्विक लेवल पर, सिएरा लियोन जहां 49 वर्ष तक की महिलाओं का खतना किया जाता है, और दूसरा अगर हम लोग बात करें तो गाम्बिया जहां पर चोरी छुपे ही सही लेकिन ये किया जाता है। अब आपको बता दूं, ये किया इसलिए जाता है, माना जाता है कि इसे सेक्सुअल इच्छाओं को रोकने का एक तरीका माना जाता है। प्यूबर्टी के शुरू होने, यानी जब महिलाओं में यौवनावस्था शुरू होता है 11 से 14 वर्ष के भीतर, तो प्यूबर्टी शुरू होने से पहले इसे करना सही समझा जाता है। और यह माना जाता है क्या कि खतना करने के बाद में जो लड़की है, जो महिला है, वो शादी के लिए क्या हो गई है, तैयार हो गई है, और उनके सेक्सुअल इच्छाओं को कंट्रोल करने के लिए ये एक्टिविटी की जाती है। अभी हम लोग जब डिटेल में बात करेंगे तो आपको इस टर्म का मतलब भी समझ में आएगा कि आखिर किस तरह से यौन इच्छाओं को नियंत्रण करने के लिए यह खतना किया जाता है। अब अगर हम लोग बात करें कि खतना की जो पूरी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया कैसे की जाती है, तो विशेषतः एफजीएम जो है, यानी खतना जो है चाकू, कैंची, स्केल्पल, कांच के टुकड़े या रेजर ब्लेड से कर दिया जाता है। महिलाओं का खतना 4 प्रकार से किया जाता है। ध्यान रखिएगा, महिलाओं का खतना कुल कितने प्रकार से होता है? 4 प्रकार से। एक का नाम है क्लिटोरिडेक्टोमी। ध्यान रखिएगा, पहले का नाम क्या है? क्लिटोरिडेक्टोमी। दूसरे का नाम है छटाई, जिसको हम लोग एक्सीजन कहते हैं। तीसरा है इन्फ्यूबुलेशन, और चौथा है चोटिल करना। ये 4 तरीकों से, अभी हम लोग एक एक तरीकों के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो आप एकदम वीडियो को अच्छे से देखिए, समझने की कोशिश करिए, और अब आपको समझ में आएगा कि ये कितना भयावह रूप है, कितना विकृत रूप है, और कितना सामाजिक तरह से अगर देखें तो कुप्रथा का एग्जाम्पल है, कितना अनैतिक है कि जो विश्व की जो आधी आबादी है उसके साथ इस तरह का बर्बर कृत्य किया जाता है। तो ध्यान रखना है, ये 4 प्रोसेस जो हैं एफजीएम में फॉलो किए जाते हैं, अलग अलग सीन के हिसाब से, अलग अलग देशों में। अब अगर हम लोग बात करें, ये टाइप 1 प्रोसेस है, अभी डिटेल में बात करेंगे, पहले आप इमेज समझ लें। टाइप 2 प्रोसेस में इस तरह जो आप देख रहे हैं, ये वाला डायमेंशन, इसी को क्या किया जाता है? रिमूव किया जाता है। यहां पर आप ये वाला जो भी आप कलरफुल इमेज देख रहे हैं पिंक शेप में, इसको निकाल दिया जाता है। यहां पर ये जो है प्रोसेस, इसको सिल दिया जाता है। इस प्रोसेस की अगर बात करेंगे तो इसमें इन सारे चीजों को क्या किया जाता है? यहां पर हैम्पर किया जाता है। तो ये 4 एक्टिविटी के प्रोसेस हैं खतना की क्रिया में। अब अगर हम लोग बात करते हैं, ये आप देख सकते हैं अलग अलग सीन में, अलग अलग इमेजेस में किस तरह से इसको लेकर के काम किया जाता है। अब अगर पहले की हम लोग बात करें, क्लिटोरेक्टेक्टोमी की बात करें, तो इस प्रोसेस में विशेषतः क्लिटोरिस क्या होता है मैं बता देता हूं कि कुछ हिस्से या पूरी की पूरी क्लिटोरिस को ही निकाल दिया जाता है। क्लिटोरिस विशेषतः महिला जननांग का वो पार्ट होता है जहां पर उनका टच करने से क्या होता है, उनकी सेक्सुअल जो इच्छाएं होती हैं, उनकी जो यौन इच्छाएं होती हैं, वो काफी ज्यादा स्तर तक चली जाती हैं। तो इसमें क्या किया जाता है? प्रथम प्रोसेस में इस क्लिटोरिस के कुछ हिस्से या किसी अवस्था में पूरी क्लिटोरिस को ही क्या कर दिया जाता है? निकाल दिया जाता है, जो कि इस स्तर पर होता है, और इसको रिमूव कर दिया जाता है। तो माना जाता है कि उनकी सेक्सुअल इच्छाएं क्या रहेंगी? कंट्रोल में रहेंगी। दूसरा, अगर हम लोग बात करें छटाई का प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्लिटोरिस को भी अलग किया जाता है, और साथ ही साथ इनर लिबिया, जो वेजाइना के आसपास मौजूद लिप्स होता है, जिसे फोर स्किन भी कहते हैं। आपको पता होना चाहिए वेजाइना के भीतर 2 स्किन होते हैं, एक इनर लिबिया होता है, एक आउटर लिबिया होता है। तो इसी इनर लिबिया का जो है, उस लिप्स को क्या किया जाता है? उसको भी हटा दिया जाता है, और अंदरूनी लिबिया को हटाया जाता है, बाहरी वेजाइना के लिप्स को नहीं छोड़ा जाता। मतलब बाहरी वेजाइना का जो लिप्स होता है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती है, जो अंदरूनी वेजाइना का जो लिप्स होता है उसी के साथ बस केवल छेड़छाड़ किया जाता है, उसको रिमूव किया जाता है। और इस प्रोसेस के भीतर आप देख सकते हैं, यही वो खुलने और बंद होने वाला जो प्रोसेस है, ये लिबिया को हम लोग कहते हैं। या अगर हम लोग इस टर्म को देखें, इनर लिबिया को, ये अच्छे से आपको दिमाग में समझना है। छटाई का प्रोसेस ये है जिसमें क्लिटोरिस के साथ साथ इनर लिबिया को भी निकाल दिया जाता है सेकेंड प्रोसेस में। तीसरा, अगर हम लोग प्रोसेस बात करें, तो तीसरा प्रोसेस हमारा है इन्फ्यूबुलेशन। थोड़ा टेक्निकल टर्म है, बायोलॉजिकल टर्म है, इसलिए आप समझने की अच्छे से कोशिश करें, क्योंकि प्रोसेस को मैं थोड़ा सा इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
इसमें वेजाइनल ओपनिंग को, यानी महिला जननांग जहां से खुलता है उसको छोटा कर दिया जाता है, सील दिया जाता है, उसको छोटा कर दिया जाता है। और छोटा करने के बाद में एक सील बनाई जाती है जिसके लिए स्किन लिबिया को काट दिया जाता है। जो स्किन लिबिया होता है उसको काट दिया जाता है और यहाँ वेजाइनल ओपनिंग में टांके लगा दिए जाते हैं, मतलब उनको सील करके टांके लगा दिए जाते हैं। और ये अवस्था बेहद दर्द वाली और बेहद खतरनाक अवस्था है। इसका एक तरीका यह है कि पूरा का पूरा एक्सटर्नल जेनेटिलिया ही हटा दिया जाए और वेजाइनल ओपनिंग को सील कर दिया जाए। केवल जो होता है यूरिन का रास्ता छोड़ दिया जाता है और सेक्सुअल एक्टिविटी का जो है रास्ता वो केवल ओपन रखा जाता है। बाकी सारे चीजों को क्या किया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है, ताकि जो यौन इच्छाओं हो वो यौन इच्छाओं की पूर्ति ज्यादा से ज्यादा नियंत्रित रहे। अगर हम लोग चौथे सेक्टर की बात करते हैं, चोटिल करना, प्रिकिंग या पियर्सिंग, इस प्रोसेस में वेजाइनल ओपनिंग या फिर क्लिटोरिस को या तो काट दिया जाता है या फिर उसमें छेद किया जाता है। और इस प्रोसेस के भीतर क्या किया जाता है, केवल ओपनिंग जो छोड़ा जाता है वो यूरिन निकलने के लिए छोड़ा जाता है। मतलब पूरी तरह से इसमें क्या किया जाता है, महिला के जननांग को विकृत कर दिया जाता है और उनकी सारी इच्छाओं को खत्म कर दिया जाता है। कई जगह तो ऐसा कहा भी जाता है कि इस मामले में उनके जो जननांग होते हैं उनको जला भी दिया जाता है या उसको ब्लेड और रेजर से छील दिया जाता है। अब आप सोच करके सोचिए कि मेरे रूह कांप जा रहे हैं इसको पढ़ाते पढ़ाते, और आप अगर सोचिए कि कितनी विकृत अवस्था होगी जब इस प्रोसेस को फॉलो किया जाता होगा, चौथा प्रोसेस को। तो आप सोचिए कि क्या इस चीज को भारत सहित पूरे विश्व में बैन किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, अनएथिकल प्रैक्टिस के तौर पर लिया जाना चाहिए कि नहीं लिया जाना चाहिए। इस चीज का निर्धारण आप करें और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि कितना ये इलीगल और अनएथिकल एक्टिविटी है। अब अगर मैं बात करूं कि आखिर ये सारे वो डायमेंशन को आप आराम से देख सकते हैं इस इमेज के भीतर। अलग अलग इमेजेस के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है कि देखिए कैसे आप लिबिया को सील दिया जाता है, ऊपर के जो भी ब्लॉकेज रहते हैं उसको सील दिया जाता है और नीचे एक ओपनिंग छोड़ दिया जाता है। यहां पर केवल यूरिन के लिए ओपनिंग छोड़ा जाता है चौथे प्रोसेस में, और ये पहला टाइप है और ये दूसरा टाइप है। तो इस सिस्टम को आप समझ सकते हैं पूरी की पूरी एक्टिविटी के साथ। अब अगर हम लोग बात करें अलग से इस पूरे सेगमेंट की, तो यहां पर हमारे पास पूरा एक्टिविटी आपके सामने मौजूद है। और आपको मैं छोटा सा एक चीज बता के चलता हूं कि इससे होता क्या है कि कई अवस्था में महिलाओं की मौत भी हो जाती है। बहुत सारी अवस्था में जो महिलाएं दर्द नहीं झेल पाती हैं उनकी मौत हो जाती है, साथ ही साथ उनको बच्चे पैदा करने में तकलीफ होती है, कई तरह की समस्याएं उनको आना शुरू हो जाती हैं। तो इस प्रोसेस को बैन किया जाना चाहिए। गाम्बिया ने ठीक ही किया है कि उसे कंटिन्यू नहीं किया गया, जो उसको लागू किया था, तो मतलब जो उसमें बैन किया गया था उसको फिर से कंटिन्यू नहीं किया गया। ये गाम्बिया ने एक अच्छा पहल किया है। तो चलिए, ये वीडियो का हमने पूरा समझाने का कोशिश किया है कि किस तरह से आखिर ये प्रोसेस, ये एक्टिविटी चलती है। और अब मैं आपको वीडियो के एंड में 2 प्रश्नों के साथ छोड़े जा रहा हूं, जिन प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न है कि गाम्बिया में किस वर्ष एफजीएम को प्रतिबंधित किया गया। आंसर अगर आपने लेक्चर सुना होगा तो आसानी से आंसर दे सकते हैं। 2015, 16, 17 और 18 किस वर्ष में इसको बैन किया गया था। दूसरा प्रश्न हमारे साथ है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस तिथि को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर एफजीएम घोषित किया है। 4 फरवरी, 5 फरवरी, 6 फरवरी, 8 फरवरी। और अगर आपको अभी समझ में आ रहा होगा हर वॉइस वाला कॉन्सेप्ट, तो आप आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे। तो दोनों ही प्रश्नों का कमेंट बॉक्स में उत्तर देना ना भूलें, और साथ ही साथ अपनी राय बताना ना भूलें कि ये प्रैक्टिस, ये जो प्रथा है, ये कितनी कुरीतिपूर्ण है, कितनी रूढ़िवादी भरी है और कितनी ये प्रथा जो है अनैतिक है। आज का ये लेक्चर यहीं तक रहेगा। फिर हम लोग किसी इसी तरह के नए मुद्दे के साथ में, सामाजिक हो, आर्थिक हो, कोई भी मुद्दा हो, उसके साथ आपके साथ आएंगे और उस पर अपनी बातों को रखेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।